आपका स्वागत है बुक शेल्फ टीवी पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन किताबों की दुनिया जो ताकत, बुद्धिमानी और रणनीति से भरी होती हैं। यदि आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाने और महान विचारकों के अमूल्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज के इस दिलचस्प एपिसोड में हम रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के तीसरे कानून पर चर्चा करेंगे। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोगों को असमंजस में और अनजान बनाए रखें। कभी भी अपने कार्यों के पीछे का उद्देश्य जाहिर न करें। अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो वे उसके लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जाएं। उनके चारों ओर इतना भ्रम फैला दें कि जब तक वे आपकी असली मंशा को समझें, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। पार्ट 1, लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आकर्षण और भ्रम का इस्तेमाल करें। अगर धोखे के दौरान कभी भी लोगों को आपकी मंशा पर थोड़ा भी शक हो गया, तो सब बेकार हो जाएगा। उन्हें यह मौका न दें कि वे समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए रास्ते में झूठे संकेत डालें, नकली ईमानदारी दिखाएं, उलझन भरे संकेत भेजें और भ्रामक इच्छाओं की वस्तुएं सामने रखें। जब वे असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपकी असली योजना को समझ नहीं पाएंगे। कानून का उल्लंघन। मार्कस दे सेविग्ने एक 22 वर्षीय युवा और आकर्षक व्यक्ति था। फ्रांस की 17वीं सदी के दरबार में एक मुश्किल और खूबसूरत काउंटेस को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रोमांस के मामलों में वो बिल्कुल अनुभवहीन था और उसकी लगातार गलतियों के कारण उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। उसकी ये समस्या वह नीनोन दे लेनक्लोस को बताता था, जो उस समय 62 साल की थीं और प्रेम संबंधों में बेहद अनुभवी मानी जाती थीं। नीनोन ने उसकी परेशानियों को शुरुआत में मनोरंजन के रूप में लिया, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि मार्किस की अयोग्यता अब असहनीय हो चुकी थी। नीनोन, जो कभी भी किसी भी प्रकार की अयोग्यता बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, खासकर प्रेम के मामलों में, ने तय किया कि वह इस युवा को अपने संरक्षण में लेंगी और उसे सही दिशा दिखाएंगी। नीनोन ने मार्किस को सबसे पहले ये समझाया कि ये मामला किसी प्रेम कहानी की तरह नहीं, बल्कि युद्ध की तरह था। काउंटेस एक किले की तरह थी, जिसे जीतने के लिए एक सटीक योजना और सावधानी की आवश्यकता थी। उन्होंने उसे समझाया कि हर कदम एक रणनीति के तहत उठाना होगा और हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। नीनोन ने कहा कि उसे काउंटेस के सामने थोड़ी दूरी और उदासीनता के साथ पेश आना चाहिए। अगर वो बार बार अपने प्रेम का इजहार करने की कोशिश करेगा, तो काउंटेस उसकी तरफ से दिलचस्पी खो देगी। इसके बजाय उसे ऐसे पेश आना चाहिए जैसे वह सिर्फ दोस्ती में रुचि रखता है, न कि प्रेम में। इसके बाद नीनोन ने दूसरी योजना तैयार की। जब काउंटेस थोड़ी उलझन में पड़ जाए और उसकी समझ में न आए कि मार्किस क्या चाहता है, तब उसे जलन महसूस करवानी होगी। नीनोन ने सुझाव दिया कि एक बड़े उत्सव में मार्किस को किसी और खूबसूरत युवती के साथ दिखाई देना चाहिए, जो अपने साथ और भी आकर्षक महिलाएं लाए। जब काउंटेस उसे अन्य महिलाओं के बीच देखेगी, तो उसे ये महसूस होगा कि शायद वो उतना खास नहीं जितना उसने सोचा था और अन्य महिलाएं भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। इससे उसकी जलन बढ़ेगी और मार्किस की ओर उसका ध्यान बढ़ जाएगा। नीनोन ने ये भी कहा कि जब कोई महिला किसी पुरुष में रुचि लेती है, तो वो ये देखना चाहती है कि अन्य महिलाएं भी उसमें दिलचस्पी रखती हैं। इससे उस पुरुष की कीमत बढ़ जाती है और उसे पाना एक चुनौती और संतोषजनक लक्ष्य बन जाता है। जब काउंटेस धीरे धीरे जलन महसूस करने लगे और फिर भी उसे रुचि बनाए रखे, तब उसे और आकर्षित करने का समय आ जाता है। इस समय नीनोन ने मार्किस को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर न जाए जहां काउंटेस उसे देखने की उम्मीद करती है। इसके बजाय उसे अचानक उन जगहों पर दिखना चाहिए जहां काउंटेस अक्सर जाती थी, लेकिन मार्किस नहीं जाता था। इससे काउंटेस उसकी हरकतों का अनुमान नहीं लगा पाएगी और वह भावनात्मक रूप से उलझन में आ जाएगी। ये उलझन उसे और ज्यादा आकर्षित करने के लिए जरूरी थी। इन सभी योजनाओं पर काम करने में कुछ हफ्ते लग गए। नीनोन ने मार्किस की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी। उन्होंने देखा कि काउंटेस अब उसकी बातों पर ज्यादा हंसने लगी थी, उसकी कहानियों को ध्यान से सुनने लगी थी और जब भी वो उसके आसपास होता तो मुस्कुराती थी। नीनोन को विश्वास था कि काउंटेस अब मार्किस के जादू में फंसने लगी थी। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो कुछ हफ्तों या 1-2 महीनों में काउंटेस पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। हालांकि
इस पूरी योजना के सफल होने से ठीक पहले मार्कस ने निनॉन की सलाह को छोड़कर अपनी भावनाओं पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो काउंटेस के घर था और दोनों अकेले थे, मार्कस ने अचानक अपना संयम खो दिया। उसने काउंटेस के हाथ पकड़े और कहा कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर काउंटेस उलझन में पड़ गई। उसकी प्रतिक्रिया वो नहीं थी जिसकी मार्कस को उम्मीद थी। वो औपचारिक हो गई, उससे दूरी बना ली और थोड़ी देर बाद चली गई। उस रात के बाद काउंटेस ने मार्कस से बचना शुरू कर दिया। जब उसने दोबारा मिलने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि काउंटेस घर पर नहीं है, और जब वे आखिरकार फिर से मिले तो उनके बीच अजीब खामोशी छा गई। इस तरह जो योजना सफल हो रही थी वो एक गलत कदम से पूरी तरह विफल हो गई। काउंटेस की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और वो अब मार्कस के प्रति आकर्षित नहीं थी। मार्कस ने निनॉन की पूरी योजना को तोड़कर एक भावनात्मक कदम उठाया, जिससे उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और जादू पूरी तरह से टूट गया। निनॉन दे लेनक्लोज प्रेम की कला में माहिर थीं। 17वीं सदी में उनके प्रेमी बड़े बड़े लेखक और राजनेता थे। जैसे जैसे उनकी पहचान बढ़ी, फ्रांस के अमीर परिवार अपने बेटों को प्रेम के गुर सिखाने के लिए उनके पास भेजने लगे। निनॉन जानती थीं कि पुरुष और महिलाएं लुभाने में अलग होते हैं, लेकिन दोनों को लुभाने का अनुभव समान होता है। लोग आमतौर पर समझते हैं कि वे लुभाए जा रहे हैं, लेकिन ये उन्हें खुशी देता है। लुभाने की प्रक्रिया में सुझाव देना बहुत जरूरी है। अपनी मंशा को सीधे नहीं बताना चाहिए, इसके बजाय लक्ष्य को भ्रमित करना चाहिए ताकि वे आपकी ओर खींचे जाएं। काउंटेस ने मार्कस के कुछ चालों से ये महसूस किया कि वो किसी खेल का हिस्सा हैं और ये उसे आनंदित करता था। मार्कस की हर चाल उसे और अधिक रोमांचित करती थी, लेकिन जब मार्कस ने प्रेम कहा तो सब कुछ बदल गया। अब ये खेल खत्म हो गया था। उसकी मंशा स्पष्ट हो गई और जो पहले आकर्षक था वो अब धूर्तता में बदल गया। काउंटेस को शर्मिंदगी महसूस हुई और ये ऐसा मोड़ था जिससे वो कभी वापस नहीं लौट सकी। इस तरह निनॉन के ज्ञान और मार्कस की चालें काउंटेस के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बनी, जिसने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। 1850 में ओटो वॉन बिस्मार्क, जो उस समय 35 साल के थे, प्रूशियन संसद में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। उस समय जर्मनी कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था और मुख्य मुद्दा इन राज्यों का एकीकरण और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध था। ऑस्ट्रिया, जो एक शक्तिशाली पड़ोसी था, जर्मन राज्यों को कमजोर रखने की कोशिश कर रहा था। प्रूसिया के अगले राजा प्रिंस विलियम युद्ध के पक्ष में थे, जबकि वर्तमान राजा फ्रेडरिक विलियम और उनके मंत्री युद्ध के बजाय शांति चाहते थे। बिस्मार्क हमेशा प्रूसिया की ताकत का समर्थन करते थे और जर्मन एकीकरण का सपना देखते थे, लेकिन जब युद्ध का जोश बढ़ा तो उन्होंने संसद में एक ऐसा भाषण दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि बिना कारण के युद्ध करना गलत है और युद्ध की पागलपन की आलोचना की। इस भाषण के बाद कई लोग उलझन में पड़ गए और अपने मत बदल दिए। अंततः राजा और उनके मंत्रियों ने युद्ध को रोकने में सफलता प्राप्त की। कुछ हफ्तों बाद राजा ने बिस्मार्क को मंत्रिमंडल में शामिल किया और बाद में वह प्रूशियन प्रीमियर बने। इसी भूमिका में उन्होंने प्रूसिया को ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में लाया, जिससे जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य बना जिसमें प्रूसिया का नेतृत्व था। 1850 में अपने भाषण के समय बिस्मार्क ने कई महत्वपूर्ण बातें समझी थी। पहले उन्होंने देखा कि प्रूशियन सेना अन्य यूरोपीय सेनाओं के मुकाबले युद्ध के लिए तैयार नहीं थी और अगर युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया आसानी से जीत सकता था, जो भविष्य के लिए भयानक परिणाम होता। दूसरे, अगर युद्ध हार जाता और बिस्मार्क उसका समर्थन करता तो उसकी राजनीतिक करियर को गंभीर खतरा हो सकता था। राजा और उसके रूढ़िवादी मंत्री शांति चाहते थे, जबकि बिस्मार्क को शक्ति की चाह थी। इसका समाधान ये था कि वो एक ऐसे कारण का समर्थन करें जिसे वो नापसंद करते थे और ऐसे शब्द कहें जिन पर खुद भी हंसते। पूरे देश को धोखा दिया गया। बिस्मार्क के भाषण के कारण ही राजा ने उसे मंत्री बना दिया और इसी पद से वो तेजी से प्रधानमंत्री बन गया। अब उसे प्रूशियन सेना को मजबूत करने और ऑस्ट्रिया को अपमानित करके जर्मनी का एकीकरण करने की ताकत मिल गई। बिस्मार्क निश्चित रूप से सबसे चालाक नेताओं में से एक थे, जो रणनीति और धोखे के मास्टर थे। किसी को भी उसकी वास्तविक योजनाओं का अंदाजा नहीं था। अगर वो अपनी असली मंशा का खुलासा करता कि अभी इंतजार करना और बाद में लड़ाई करना बेहतर है,
तो उसे हार का सामना करना पड़ता। उस समय ज्यादातर पुरुषन युद्ध चाहते थे और गलत तरीके से मानते थे कि उनकी सेना ऑस्ट्रियाई सेना से बेहतर है। हालांकि बिस्मार्क ने पूरी तरह से बेईमानी दिखाई और भ्रामक संकेत भेजे, जिससे उसने सबको धोखा दिया, अपनी मंशा को छिपाया और सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था। यही है इरादों को छिपाने की ताकत, शक्ति की कुंजी। ज्यादातर लोग अपनी भावनाएं और विचार तुरंत साझा करते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहले, अपनी भावनाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करना स्वाभाविक और आसान है। दूसरे, कई लोग मानते हैं कि ईमानदार और खुले रहने से वे लोगों का दिल जीतते हैं, लेकिन वे गलत हैं। ईमानदारी अक्सर दूसरों को नाराज कर देती है। अपनी बातों को इस तरह से रखना अधिक बुद्धिमानी है कि लोग वही सुने जो वे सुनना चाहते हैं। अगर आप बहुत खुले रहेंगे तो लोग आपको सामान्य और पूर्वानुमानित समझेंगे, जिससे आपकी ताकत कम हो जाएगी। अगर आप शक्ति की तलाश में हैं तो अपनी ईमानदारी को छोड़ दें और अपनी इरादों को छिपाने की कला में महारत हासिल करें। लोग हमेशा बाहरी रूपों पर भरोसा करते हैं, इसलिए अगर आप ऐसा लक्ष्य दिखाते हैं जो आप चाहते हैं तो लोग आपकी असली मंशा को नहीं समझ पाएंगे। इस तरह आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं। बिस्मार्क ने 1850 में अपने भाषण में इस सिद्धांत का सफलतापूर्वक उपयोग किया। वो एक ऐसे विचार का समर्थन करता हुआ दिखा जो वास्तव में उसके अपने विचारों के खिलाफ था। लोग सोचेंगे कि उसने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि ये असामान्य है कि कोई अपनी भावनाओं के साथ इतना खेलता है। 1711 में ड्यूक ऑफ मार्लबोरो ने फ्रांसीसी किले को नष्ट करने के बजाय उसे अपने नियंत्रण में लिया, ताकि फ्रांसीसी ये समझें कि वह उस किले को किसी खास कारण से चाहता है। जब फ्रांसीसी ने उसे वापस ले लिया तो उन्होंने उसे नष्ट कर दिया, जिससे मार्लबोरो को फ्रांस में आगे बढ़ने का मौका मिला। अपने इरादों को छिपाने के लिए आपको अपने असली लक्ष्यों के बारे में नहीं, बल्कि अन्य इच्छाओं के बारे में बात करनी चाहिए। इस तरह आप मित्रवत, खुले और भरोसेमंद दिखेंगे और साथ ही अपनी वास्तविक योजनाओं को छिपा सकेंगे। एक और प्रभावी तरीका है झूठी ईमानदारी। लोग ईमानदारी को सच्चाई समझ लेते हैं। अगर आप ये दिखाते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें विश्वास करते हैं, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। इसके लिए आपको ईमानदारी को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य के रूप में पेश करना चाहिए। सच्चाई का दिखावा करना एक कुशल हथियार है, लेकिन इसे बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आप बहुत भावुक दिखाई देते हैं तो लोग संदेह कर सकते हैं। यदि आप अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं, तो आप अपनी योजना को आसानी से छिपा सकते हैं। सबसे सफल धोखेबाज अपनी नकारात्मक विशेषताओं को छिपाने के लिए ईमानदारी का दिखावा करते हैं। पार्ट 2, अपने कार्यों को छिपाने के लिए धुएं का पर्दा इस्तेमाल करें। धोखेबाजी एक प्रभावी रणनीति है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए एक धुएं का पर्दा जरूरी है जो लोगों का ध्यान आपकी असली मंशा से हटा दे। साधारण और भावहीन चेहरा, जैसे एक पोकर्स खिलाड़ी का चेहरा, आपकी असली इरादों को छिपाने में मदद करता है। अगर आप किसी को एक परिचित रास्ते पर ले जाते हैं, तो वो नहीं समझेगा कि आप उसे एक जाल में फंसा रहे हैं। 1910 में शिकागो के एक व्यापारी सैम गीजल ने अपने गोदाम का व्यवसाय लगभग $1 मिलियन में बेचा। सेमी रिटायर होने के बाद भी उन्होंने एक युवा व्यक्ति जोसेफ वाइल से संपर्क किया, जिसने उनसे एक अपार्टमेंट खरीदने की इच्छा जताई। गीजल ने बताया कि अपार्टमेंट की कीमत $8,000 है, जिसमें $2,000 की डाउन पेमेंट की आवश्यकता है। वाइल ने अगले दिन पूरी राशि नकद देने की पेशकश की, लेकिन थोड़े समय के लिए इंतजार करने को कहा। वाइल ने गीजल को बताया कि उसके चाचा एक समूह के करोड़पतियों के सचिव हैं, जिन्होंने एक शिकार लॉस खरीदी थी। चाचा ने उस लॉस को $35,000 में बेचने का निर्णय लिया, ताकि वे उन करोड़पतियों से बदला ले सके। चाचा और वाइल ने तय किया कि लॉस को किसी सेटअप मैन को बेचा जाएगा, जो फिर उसे $155,000 में बेचेगा। वाइल ने गीजल को सेटअप खरीदार बनने का प्रस्ताव दिया। गुरुवार को गीजल, वाइल और उसके चाचा के साथ गालिसबर्ग, इलिनॉय में मिले। वहाँ गीजल ने एक आदमी जॉर्ज ग्रॉस से भी मुलाकात की, जो वाइल का साथी था। ग्रॉस ने अपने बॉक्सिंग ट्रंक पहनकर छाया बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया। एक मीटिंग के बाद गीजल ने $35,000 की रकम भेज दी और लॉस खरीदने का सौदा किया। फिर वाइल ने एक दांव लगाकर एक बॉक्सिंग मैच की चुनौती दी, लेकिन उन्हें दांव लगाने के लिए पैसे की कमी का सामना करना पड़ा। गीजल ने
$35,000 का दांव लगाने की पेशकश की। अगले दिन मैच के दौरान ग्रॉस को एक घूंसा लगा और वो गिर पड़ा, जिससे सभी लोग घबरा गए। इस दौरान गीजिल वहां से भाग गया क्योंकि वो किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होना चाहता था। हालांकि ग्रॉस वास्तव में जीवित था और ये सब एक धोखा था। वाइल और अन्य ने मिलकर गीजिल के $35,000 को साझा किया, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिला। येलो किड ने गीजिल को एक आदर्श शिकार के रूप में पहले से ही चुन लिया था, इससे पहले कि वो धोखा देने की योजना बनाए। उसे पता था कि बॉक्सिंग मैच का धोखा गीजिल से उसके पैसे जल्दी और सुनिश्चित तरीके से अलग करने का सही तरीका होगा। लेकिन अगर उसने गीजिल को सीधे बॉक्सिंग मैच में रुचि दिखाने की कोशिश की होती तो उसे बुरी तरह असफलता मिलती। उसे अपनी मंशा छुपानी थी और ध्यान भटकाना था, इस मामले में लॉज की बिक्री के माध्यम से। ट्रेन की यात्रा और होटल के कमरे में गीजिल का ध्यान पूरी तरह से डील, आसान पैसे और अमीर लोगों के साथ समय बिताने में था। उसने ये नहीं देखा कि ग्रॉस उम्र में बड़ा और सेहत में ठीक नहीं था। ये एक धुंधला करने वाले पर्दे की शक्ति है। बिजनेस डील में उलझा गीजिल आसानी से बॉक्सिंग मैच पर ध्यान दे देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि वो ग्रॉस की असली स्थिति को देख सके। मैच अब एक धोखाधड़ी पर निर्भर था, न कि बॉक्सिंग की असली स्थिति पर। गीजिल इतनी असावधानी में था कि उसने अपनी पैसे की पूरी तरह से भूल कर दी। येलो किड से सीखें। परिचित और सामान्य सा मोर्चा एक आदर्श धुंधला करने वाला पर्दा है। अपने लक्ष्य के सामने एक साधारण सा विचार प्रस्तुत करें और एक बिजनेस डील या वित्तीय योजना। इससे शिकार का ध्यान भटकता है और उसकी संदेह दूर हो जाती है। तब आप धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं जो उसे आपकी जाल में फंसा देता है। कानून 2 का अवलोकन 1920 के दशक के मध्य में इथियोपिया के शक्तिशाली युद्ध लॉर्ड्स ये समझने लगे थे कि हैली सेलासी, जो रस्तफारी के नाम से भी जाने जाते हैं, सभी को मात देकर देश की नेता बनने के करीब पहुंच रहे हैं। 1927 में सेलासी ने युद्ध लॉर्ड्स को एक एक करके एडिस अबाबा बुलाया ताकि वे उसकी निष्ठा स्वीकार करें। कुछ जल्दी आए, कुछ हिचकिचाए, लेकिन डिजाजमच बाल्चा, जो एक महान योद्धा थे, ने सेलासी को पूरी तरह से चुनौती दी। उन्होंने एडिस अबाबा से दूरी बनाए रखी। अंततः सेलासी ने उन्हें आने का आदेश दिया। बाल्चा ने फैसला किया कि वो अपनी शर्तों पर आएंगे, अपने 10,000 सैनिकों के साथ। उन्होंने अपनी सेना को राजधानी से 3 मील दूर एक घाटी में तैनात किया और इंतजार किया। सेलासी ने बाल्चा को एक दावत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बाल्चा ने समझा कि ये एक जाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे अपने 600 निजी अंगरक्षकों के साथ आएंगे। सेलासी ने अत्यंत शिष्टता से इसका स्वागत किया। दावत के दौरान बाल्चा ने अपने सैनिकों को सचेत रहने और नशा न करने की चेतावनी दी। जब वे राजमहल पहुंचे तो सेलासी ने बाल्चा को बहुत सम्मान दिया, लेकिन बाल्चा ने साफ कहा कि अगर वो रात से पहले अपनी छावनी में नहीं लौटे तो उसकी सेना राजधानी पर हमला कर देगी। दावत खत्म होने के बाद बाल्चा ने अपनी सेना के साथ लौटना शुरू किया, लेकिन जब वो अपनी छावनी के पास पहुंचे तो वहां सब कुछ गायब था, केवल धुआं बचा था। एक गवाह ने बताया कि सेलासी के एक सहयोगी ने बाल्चा की छावनी पर हमला किया था। उनके सैनिकों को सोने और नकद देकर उन्हें वेपन्स किया गया। बाल्चा ने अपने 600 सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी उसी सेना ने उन्हें रोक दिया। अंत में बाल्चा ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी घमंड और महत्वाकांक्षा के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक मठ में जाने का निर्णय लिया। सेलासी के लंबे शासन के दौरान कोई भी उन्हें सही से नहीं समझ पाया। इथियोपियाई लोग अपने नेताओं को मजबूत पसंद करते हैं, लेकिन सेलासी, जो एक शांतिप्रिय व्यक्ति का मुखौटा पहने थे, ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। वे कभी भी गुस्सा या अधीर नहीं हुए। उन्होंने अपने शिकार को मीठी मुस्कान और चापलूसी से लुभाया और फिर हमला किया। बाल्चा के मामले में सेलासी ने उसकी सावधानी का फायदा उठाया। बाल्चा को संदेह था कि दावत एक जाल है, जो सच में था, लेकिन जिस तरह का उसने सोचा था वैसा नहीं। सेलासी ने बाल्चा की चिंताओं को कम करने के लिए उसे अपनी अंगरक्षक लाने दिया और उसे दावत में प्रमुखता दी, जिससे बाल्चा को नियंत्रण का एहसास हुआ। इसने एक धुंधली पर्दा बनाया जो असली कार्रवाई को छिपा गया। याद रखें, संदेह और सतर्कता रखने वाले लोगों को धोखा देना अक्सर आसान होता है। अगर आप उनके विश्वास को एक क्षेत्र में जीत लेते हैं तो आप दूसरे क्षेत्र में उनकी नजरों को धुंधला कर सकते हैं। किसी मददगार या ईमानदार इशारे से
या उस व्यक्ति की श्रेष्ठता का संकेत देने वाले इशारे से आप आसानी से ध्यान भटका सकते हैं। अगर सही तरीके से स्थापित किया जाए तो धुंधला पर्दा एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। इसने सिलासी को बिना एक गोली चलाए अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता दी। बालचा का अंतिम वाक्य, तफारी की शक्ति को कम मत समझना, वो चूहे की तरह धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन उसके जबड़े शेर की तरह होते हैं। शक्ति के सूत्र, यदि आप ये सोचते हैं कि धोखेबाज रंगीन लोग होते हैं जो जटिल झूठ और कहानियों से भटकाते हैं तो आप गलत हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज साधारण और अनदेखे चेहरे का उपयोग करते हैं जो किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करते। वे जानते हैं कि बेतुके शब्द और इशारे तुरंत संदेह को जन्म देते हैं। इसके बजाय वे अपने शिकार को फेमिलियर, साधारण और हानिरहित चीजों में लिपटा देते हैं। जब आप अपने शिकार का ध्यान साधारण चीजों से भटकाते हैं तो वे आपकी असली मंशा को नहीं देख पाते। ये एक सच्चाई से निकलता है, लोग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सबसे सरल धुएं की स्क्रीन चेहरे की अभिव्यक्ति है। एक साधारण और बिना पढ़े जाने वाले चेहरे के पीछे आप कई योजनाएं बना सकते हैं। इतिहास में सबसे शक्तिशाली लोगों ने इसे पूरी तरह से करना सीखा है। धोखेबाजों की एक और तकनीक है उच्च वर्ग का इशारा। लोग मानते हैं कि ऐसे इशारे असली होते हैं, इसलिए वे अक्सर इनकी धोखाधड़ी को नहीं देख पाते। एक और प्रभावी धुएं की स्क्रीन है पैटर्न स्थापित करना, जो शिकार को ये सोचने के लिए लुभाता है कि आप उसी तरह जारी रहेंगे। एक अन्य मनोवैज्ञानिक कमजोरी जो आप उपयोग कर सकते हैं वो है दिखावे को वास्तविकता समझना। यदि कोई व्यक्ति आपके समूह में शामिल दिखाई देता है तो लोग मान लेते हैं कि वे वास्तव में वहाँ हैं। ध्यान रखें, धुंधले रंग पहनने में धैर्य और विनम्रता होती है। ये अक्सर आपकी अनपढ़ता होती है जो लोगों को आकर्षित करती है और आपको शक्तिशाली दिखाती है। अधिकार, क्या आपने कभी किसी कुशल जनरल के बारे में सुना है जो अपने दुश्मन को अपनी योजनाओं की जानकारी देता है? अपने उद्देश्य को छिपाएं और अपनी प्रगति को गुप्त रखें। अपनी योजनाओं का विस्तार तब तक न बताएं जब तक कि यह विरोध नहीं किया जा सके। पहले विजय प्राप्त करें, फिर युद्ध की घोषणा करें। उल्टाओ, यदि आपकी पहले से ही धोखेबाजी की एक स्थापित छवि है तो कोई भी धुआं, लाल हेरिंग या अन्य बहाव तकनीक आपकी मंशा को छिपाने में सफल नहीं होगी। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और सफल होते हैं, आपकी चालाकी को छिपाना और भी कठिन हो जाता है। यदि सभी को पता है कि आप धोखा दे रहे हैं तो नादान बनने की कोशिश करने से आप सबसे बड़े पाखंडी की तरह दिखाई देंगे जो आपकी गतिविधियों को सीमित कर देगा। ऐसे में बेहतर है कि आप अपनी असलियत को स्वीकार करें और ईमानदार ठग के रूप में सामने आएं। इससे न केवल आपको ईमानदारी के लिए सराहा जाएगा बल्कि आप अपनी योजनाओं को भी जारी रख सकेंगे। उदाहरण के लिए, बार्नम जो धोखेबाजी के राजा थे ने अपनी पहचान को अपनाना सीख लिया। उन्होंने न्यू जर्सी में एक बफेलो शिकार का आयोजन किया जिसे लोगों ने पूरी तरह से नकली समझा। इसके बावजूद दर्शकों ने नाराज होने के बजाय मजे लिए। बार्नम ने अपनी सभी चालों को छिपाना बंद कर दिया और यहाँ तक कि अपनी धोखेबाजी के बारे में एक आत्मकथा भी लिखी। हालांकि आमतौर पर ध्यान भटकाने के लिए साधारण और परिचित बाहरी रूप प्रस्तुत करना बेहतर होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में रंगीन और ध्यान खींचने वाला इशारा भी सही हो सकता है। 17वीं और 18वीं सदी के महान धोखेबाजों ने हास्य और मनोरंजन का उपयोग अपने दर्शकों को धोखा देने के लिए किया। इस प्रकार वे ध्यान भटकाने में सफल होते थे, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के रंगीन इशारे हमेशा के लिए काम नहीं करते। जनता जल्दी थक जाती है और संदेह करने लगती है। अंत में शक्तिशाली लोग जैसे कि टैलेरेंड, रोथस्चिल्ड और सेलासी अपने साधारण बाहरी रूप के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, जबकि रंगीन धुआं केवल सही अवसरों पर ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुकशेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें।